गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें आज का चैप्टर रहने वाला है मगध एम्पायर। ठीक है, कल इसका लेक्चर नहीं हो पाया था कुछ रीजंस की वजह से, बट कोई बात नहीं, आज से फिर हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? पिछली बार हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से 16 महाजनपद क्रिएट हो जाते हैं। फिर उसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो हमने सब देखा था कि किसकी कैपिटल क्या है, किसके इंपॉर्टेंट किंग कौन है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी। और आज ये 13th लेक्चर रहेगा जिसमें हम मगध एम्पायर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं एक बार बता दूँ क्विकली कि हम यहाँ पे जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ करते हैं, जिसमें हमने टोटल जीए के सिलेबस को 10 सब्जेक्ट में इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। और सबसे पहले अभी हम हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद एक बार एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश होगा, फिर मिडीवल और मॉडर्न भी करेंगे सेम पैटर्न पे। और उसके बाद जो और डिफरेंट सब्जेक्ट हैं वो भी हम इसी तरह से आगे पढ़ेंगे। तो जो लोग भी इसको रेगुलर देख रहे हैं, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिल रहा होगा और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें किस तरह से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से ये समझ में आ रहा होगा। और अब अगर इन चैप्टर से कहीं पे भी कोई क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आई होप कि आप उसको टैकल करने में कामयाब हो रहे होंगे। तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि क्या ये सारे जो लेक्चर्स आप कर चुके हैं, जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका बेनिफिट आपको कहीं पे दिख रहा है या फिर नहीं, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा रहे हैं तो उसमें वो क्वेश्चंस हैं या फिर नहीं। तो आप इस तरह की चीज़ें कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए, जिससे कि जो आपके दूसरे कलीग्स हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको समझ में आएगा कि अगर वो भी सीरियसली पढ़ेंगे तो उनके लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस को टैकल करने में। साथ ही हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में अब तक हमने ये 10 चैप्टर पहले ही कवर कर लिए हैं, उसके बाद हमने ये 11th वाला भी कर लिया है और आज ये मगधा एम्पायर वाला चैप्टर है। अच्छा, यहाँ पे 12th चैप्टर है मगधा एम्पायर, लेकिन हम 13th चैप्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने 6 के बाद एक रिवीजन वाला लेक्चर भी किया था, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक एरा को रिवाइज किया था। तो ओवरऑल ये 13th लेक्चर है, लेकिन इन रियल ये 12th लेक्चर है। तो चलिए मगधा एम्पायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ मगध देखते हैं कैसे ये इजाद हुआ। एक्चुअली जब हम 6th सेंचुरी बीसी पढ़ रहे थे कल, तो हमने वहाँ पे 4 स्टेट्स देखा था, मगधा, कोसाला, 3rd है वत्सा और 4th है अवंती। जितने भी हमने 16 महाजनपद किए थे उसमें से ये 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट में जाके 6th सेंचुरी बीसी के बाद ये चारों ऐसे स्टेट्स हैं जो आपस में काफ़ी झगड़ा करने लगते हैं सुप्रीमेसी के लिए। ठीक है, मतलब ये डिसाइड होता है कि इसमें से कौन सुप्रीम रहेगा या किसका कंट्रोल ज़्यादा रहेगा किस एरिया में। तो अल्टीमेटली होता है क्या, जो किंगडम ऑफ मगध है ये मोस्ट पावरफुल साबित होती है और सक्सीड हो जाती है इन फाउंडिंग एन एम्पायर। अच्छा, क्या क्या रीज़न थे मगध की सक्सेस के लिए? क्योंकि जनपद तो सारे ही हैं, लेकिन रीज़न क्या थे कि मगध इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है? क्योंकि मगध के पास एक एडवांटेज रहता है, इसका जियोग्राफिकल पोजीशन। क्योंकि जो रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते थे फ्रॉम राजगीर, जो कि अर्लीस्ट कैपिटल थी मगध की। ठीक है, और इस आयरन का यूज़ करके बाद में वो डिफरेंट तरह के वेपन्स को बना सकते थे, राइट। और आयरन एक्सेस जो थे वो सबसे ज़्यादा इन्होंने बनाए थे, और उससे क्या करते थे, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट थे उनको कट किया जाता था इससे, ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सके। ठीक है, एक तो रीज़न ये हो गया। सेकेंड ये है कि मगध जो है ये मिडिल जैंजेटिक प्लेन में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, इसकी वजह से इनको एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गया था। इसके बाद मगध के पास एक स्पेशल एडवांटेज क्या था, इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑल्दो जो इंडिया के स्टेट्स थे वो हॉर्सेज और चैरियट्स का यूज़ करते थे, लेकिन मगध ने पहली बार एलिफेंट्स का यूज़ किया है ऑन अ लार्ज स्केल अपनी वॉर में अगेंस्ट इट्स नेबर्स। तो ये सारे कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से मगध को एडवांटेज मिलता है और मगध फाइनली एक बड़ी एम्पायर खड़ी करने में सक्सेसफुल हो जाता है। चलिए मगध एम्पायर शुरू करते हैं। इसमें आपको 3 डायनेस्टी पढ़नी है। फर्स्ट है हरियंका डायनेस्टी, सेकेंड है शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, और 3rd है नंदा डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी की बात करें तो ये 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक का टाइम रहता है। शिशुनाग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक का, और नंदा डायनेस्टी के बाद आती है 344 बीसी से लेके 323 बीसी तक। ठीक है, अब हरियंका डायनेस्टी में भी पहले रूलर की अगर हम बात करें, यहाँ से हरियंका डायनेस्टी पढ़ रहे हैं आगे, तो हरियंका डायनेस्टी में सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं बिम्बिसारा। ठीक है, इनका रेन होता है 544 बीसी से लेके
492 BC तक। 544 से बिंबिसारा का रेन शुरू होता है और 544 में ही हरियंका डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो आप कह सकते हैं कि बिंबिसारा जो है ये फाउंडर हैं हरियंका डायनेस्टी के। और जो मगध है ये अपनी इंपॉर्टेंट पोजीशन बना लेता है अंडर द लीडरशिप ऑफ बिंबिसारा। बिंबिसारा के बारे में ये भी याद रखिएगा कि ये गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी हैं, मतलब जिस एरा में गौतम बुद्धा थे उसी एरा में बिंबिसारा भी थे। इनकी शादी होती है प्रिंसेस ऑफ कोसाला के साथ, फिर लिच्छवी के साथ, और थर्ड हैं मद्रा, ये डॉटर है मद्रा किंग की। अच्छा, इतनी शादियां ये क्यों करते थे? क्योंकि इनकी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हुआ करती थी जिसमें ये रहता था कि अगर आप किसी राजा की बेटी से शादी कर लेते हैं तो वो जो एरिया था वो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका एज अ दहेज दे देते थे बिंबिसारा को। तो ये इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, बहुत सारी शादियां करना, ठीक है। और बाद में काशी वाला जो हिस्सा है वो भी इनको मिल जाता है एज अ डाउरी इन हिज मैरिज विद द सिस्टर ऑफ किंग प्रसेनजीत ऑफ कोसाला। जब कोसाला से शादी करते हैं प्रिंसेस ऑफ कोसाला से, तो उस टाइम पे इनको काशी वाला हिस्सा दहेज में मिल जाता है। इसके बाद बिंबिसारा को फॉलो करते हैं सेकेंड पोजिशन पे अजात शत्रु। ये वही अजात शत्रु हैं जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी थी, ठीक है। अजात शत्रु का रेन रहता है 492 BC से लेके 460 BC तक का। तो बिंबिसारा के सन होते हैं ये अजात शत्रु, और अजात शत्रु ने बिंबिसारा का कत्ल किया था फॉर द थ्रोन, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अजात शत्रु ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया जस्ट फॉर द थ्रोन, ठीक है। और अजात शत्रु की जो पॉलिसी थी वो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसी थी, जबकि हमने बिंबिसारा की पॉलिसी में क्या देखा कि इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी कि शादी करते जाइए, दहेज लेते जाइए और एरिया बढ़ाते जाइए। लेकिन जो अजात शत्रु थे इनकी और ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसी थी, और आगे जाके इनका कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है काशी वाले रीजन पे, ठीक है। और इनके रीजन में काशी वाला जो पूरा एरिया है और वैशाली, ये पूरा मगध में इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने फोर्ट ऑफ राजगिरी को भी बनवाया था, और एक विलेज इन्होंने बनवाया है जिसका नाम है पताली ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, ठीक है। तो ये सेकंड रूलर हो गए इसके, और थर्ड रूलर का नाम है उदाइन। उदाइन का रेन रहता है 460 से लेके 440 BC तक का। और अजात शत्रु के ये बेटे होते हैं उदाइन, और इनका रेन इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि इन्होंने नींव रखी थी सिटी ऑफ पाटलिपुत्र की, ठीक है। और उदाइन को बाद में सक्सीड करते हैं अनुरुद्धा, मुंडा और नागादशक रिस्पेक्टिवली, जो कि वीक और पैरासाइट्स होते हैं। देखिए, जब भी कभी आप किसी भी एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, लाइक मुगल एम्पायर हम जब आगे चल के पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तो उसमें जो शुरू के 5-6 रूलर्स होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्होंने उस किंगडम को आगे बढ़ाया होता है या कुछ किया होता है अपनी किंगडम के लिए। बाद में आगे जाके जब हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे जो लेटर मुगल्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ एक पपेट बन के रह जाते हैं ब्रिटिशर्स के हाथ में, ठीक है। तो इसी तरह से ये 3 रूलर ही हरियंका डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट हैं, बिंबिसारा, अजातशत्रु और उदयन, जबकि जो लेटर रूलर्स हैं हरियंका डायनेस्टी के वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसी में हम सेकेंड डायनेस्टी देखते हैं। सेकेंड डायनेस्टी कौन सी थी, मैंने आपको बताया। सेकेंड डायनेस्टी का नाम है शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। और शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 412 BC से लेकर 344 BC तक का। देखिए, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा, जो हरियंका डायनेस्टी थी उसमें लास्ट के जो 3 रूलर हैं, फर्स्ट है इसमें अनुरुद्धा, फिर सेकेंड थे मुंडा और थर्ड थे नागादशक। तो इसमें जो सबसे लास्ट रूलर है नागादशक, ये बिल्कुल रूल करना जानते ही नहीं थे, ठीक है। इनको लोग एकदम पागल टाइप का समझते थे। तो लोगों ने क्या किया, इनके जो मिनिस्टर थे उनको किंग बना दिया, ठीक है। और यहीं से हमारी शिशुनाग डायनेस्टी शुरू हो जाती है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है शिशुनाग का, वो था डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रद्योता डायनेस्टी ऑफ अवंती। और इसी के साथ जो 100 ईयर ओल्ड राइवलरी होती है बिटवीन मगध एंड अवंती, वो भी खत्म हो जाती है और अवंती भी फिर हिस्सा हो जाता है मगध के एरा का, ठीक है। और शिशुनाग डायनेस्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हो गए ऑब्वियसली शिशुनाग। इनको बाद में सक्सीड करते हैं काल, अशोका, और इनका रेन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने करवाई थी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ पे, वैशाली में, ठीक है। कब करवाई थी, 383 BC में, राइट। तो बस इतनी बातें हो गई शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। और थर्ड है हमारी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का एरा रहता है 344 से लेकर 323 BC तक का। और शिशुनाग डायनेस्टी जो है वो सेम इसी तरह से ओवरथ्रो कर दी जाती है बाय महापद्म नंदा, ठीक है। और ये यहाँ से नंदा डायनेस्टी की शुरुआत कर देते हैं। महापद्म नंदा के बाद में जाके 8 सन रहते हैं, जिसमें से जो धनन नंद हैं ये लास्ट रूलर रहते हैं, ठीक है।
और याद रखिएगा धनानंद का ही टाइम वो है जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो जाता है इंडिया में 326 BC में। कई बार पूछा गया है कि जब अलेक्जेंडर इन्वेड करने आए थे इंडिया में तो उस टाइम पे रूलर कौन थे, तो याद रखिएगा धनंदा रूलर थे उस टाइम पे। और फिर नंदा डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है लगभग 322 से 21 BC में, और इसको बाद में फिर आगे लेके चलते हैं मौर्यास, जिसके फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है जानना आपके लिए, और जो हमारे क्वेश्चन है वो सिर्फ इसी थ्योरी पे बेस्ड रहने वाले हैं। तो आई होप कि थ्योरी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फिजिशियन वॉज सेंट बाय बिम्बिसारा टू ट्रीट अवंती किंग प्रद्योता। तो ये है रॉयल फिजिशियन जीवक, इनको बिम्बिसारा ने सेंड किया था टू ट्रीट अवंती किंग प्रद्योता, जो कि जॉन्डिस से काफ़ी ज़्यादा बीमार थे उस टाइम पे। ठीक है, तो कौन है ये, इनका नाम याद रखिएगा जीवक। इनको सेंड किसने किया था, बिम्बिसारा ने। और बिम्बिसारा कौन सी डायनेस्टी के रूलर हैं, आंसर है हर्यंका डायनेस्टी। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बिम्बिसारा। बिम्बिसारा का एक और नेम क्या है आपको ये बताना है। तो ये नाम इनका जैन लिटरेचर की हेल्प से हमें पता चलता है कि इनके मुताबिक बिम्बिसारा का एक और नाम था श्रेणिका। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि श्रेणिका नाम किस रूलर का है या फिर वो रूलर किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, इस तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में सबसे लास्ट रूलर कौन थे, आपको ये बताना है। तो जो हर्यंका डायनेस्टी थी उसमें हमने देखा कि जो नाग दशक हैं इनको ओवरथ्रो कर दिया था शिशुनाग ने, और उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है यहाँ पे 412 BC में। और जो नंदीवर्धन हैं ये लास्ट रूलर थे शिशुनाग डायनेस्टी के। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें से कौन है जिनको हम फर्स्ट एम्पायर बिल्डर कहते हैं इंडियन हिस्ट्री का, तो ये हैं नंदा डायनेस्टी के फाउंडर महापद्म नंदा। इनको हम कहते हैं ये फर्स्ट एम्पायर बिल्डर हैं इंडियन हिस्ट्री के। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, बहुत इजी क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा महापद्म नंदा। इनका एरा है 345 BC से लेकर 329 BC तक का, और ये फाउंडर हैं नंदा डायनेस्टी के। और याद रखिएगा महापद्म नंदा का एक और नाम होता है, वो क्या है, एकारत। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है कि एकारत किसका नाम है, याद रखिएगा महापद्म नंदा का। हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ महावीरा एंड लॉर्ड बुद्धा। तो इसमें से कौन से किंग हैं जो महावीरा और बुद्धा दोनों के ही टाइम पे। तो मैंने आपको पीछे बताया कि बिम्बिसारा जो हैं ये लॉर्ड बुद्धा के कंटेम्प्रेरी हैं और लॉर्ड बुद्धा महावीरा के कंटेम्प्रेरी हैं, तो आंसर हो जाएगा बिम्बिसारा ही महावीरा और बुद्धा के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। और जैन टेक्स्ट में ये मेंशन है कि बिम्बिसारा डेसिपल थे लॉर्ड महावीरा के। ठीक है, जबकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें ये मिलता है कि बिम्बिसारा जो है लॉर्ड बुद्धा से मिल चुके थे बिफोर एनलाइटनमेंट, और बुद्धा ने बाद में प्रॉमिस किया था उनसे कि वो उनकी कैपिटल को विजिट करेंगे जब उन्हें एनलाइटनमेंट हासिल हो जाएगा तो। ठीक है, और बिम्बिसारा पैटर्न थे बुद्धिज्म के, और साथ ही इन्होंने बैम्बू ग्रूव को भी प्रेजेंट किया था टू द संघ। फाइन, तो बस याद रखिएगा कि बिम्बिसारा कंटेम्प्रेरी थे दोनों ही रिलीजन के। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट भद्रसाला। भद्रसाला के बारे में इसमें से कौन सी बात है जो बिल्कुल ठीक है। तो भद्रसाला एक्चुअली जनरल थे नंदा आर्मी के। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ही वॉज द जनरल ऑफ नंदा आर्मी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीरा। अभी पीछे बात करी, आंसर हो जाएगा बिम्बिसारा। बिम्बिसारा ने इक्वल रिस्पेक्ट पे की है दोनों ही रिलीजन्स के लिए। उसके अलावा इन्होंने मगध को पैरामाउंट पावर बनाया थ्रू हिज कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेसी। और बिम्बिसारा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, आंसर हो जाएगा हर्यंका डायनेस्टी। Which of the following was a part of the three-pronged policy of बिम्बिसारा to expand his empire? अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए बिम्बिसारा की पॉलिसीज में से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है मैट्रिमोनियल अलायंसेज, ये बिल्कुल ठीक है, अभी बात की थी पीछे कि ये शादियां करके दहेज लेते थे रीजन में और इसी तरह से अपने एरिया को एक्सपैंड करते थे। सेकेंड है फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रूलर्स के साथ फ्रेंडशिप करने में बिलीव रखते थे। थर्ड है कॉन्क्वेस्ट ऑफ वीक नेबर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो वीक नेबर्स को हरा के उनका एरिया अपने एरिया में मिलाना भी इनकी एक पॉलिसी थी। तो एक्चुअली इसी को हम थ्री प्रोन्ज्ड पॉलिसी कहते हैं बिम्बिसारा की। इसमें से मैट्रिमोनियल अलायंसेज है फर्स्ट, सेकंड है स्ट्रॉन्ग रूलर्स के साथ फ्रेंडशिप करना, और थर्ड है जो वीक नेबर्स हैं उनको हरा के उनका एरिया अपने में मिलाना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सारे ठीक हैं 1, 2 एंड 3। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की कैपिटल क्या थी, तो कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगीर। ठीक है, राजगीर। और ये जो सिटी है ये 5 हिल्स से सराउंडेड है और जो इसकी ओपनिंग है वो स्टोन वॉल से घिरी हुई है सभी तरफ से। ठीक है, बस याद रखिएगा कि कैपिटल ऑफ मगध किसको कहते हैं, राजगीर को। बिम्बिसारा सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक टू द उज्जैन
व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हैड जॉन्डिस। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, घुमा फिरा के पूछा गया है। बिंबिसारा ने अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को उज्जैन भेजा था व्हेन प्रद्योता हैड जॉन्डिस। ठीक है, तो पहले बिंबिसारा की राइवलरी हुआ करती थी अवंती के किंग प्रद्योता के साथ, लेकिन बाद में जाके दोनों फ्रेंड्स हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव बर्थ टू अजात शत्रु। अजात शत्रु को बर्थ देने वाली इनमें से कौन है? तो लिच्छवी प्रिंसेस हैं चिल्लाना फ्रॉम वैशाली। इन्होंने अजात शत्रु को जन्म दिया था, जो कि बिंबिसारा के सन हुए। और चिल्लाना की बात करें तो ये डॉटर हैं चीफ ऑफ मद्रा क्लैन की। ठीक है, अजात शत्रु का रूल कब से कब तक रहता है? 492 BC से लेकर 460 BC तक। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड अग्रेसिव रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी में हमने एक ही रूलर देखा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हरियंका डायनेस्टी में अगर अग्रेसिव की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, क्योंकि बिंबिसारा की पॉलिसी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी और इनका मानना था कि प्यार और मोहब्बत के साथ अपने एरिया को एक्सपैंड करिए। जबकि हरियंका डायनेस्टी में जो अजात शत्रु थे इनका पॉलिसी डिफरेंट था। इनका था कि अग्रेशन का यूज़ करके हम अपने एरिया को बढ़ाएंगे। और अजात शत्रु ने ही बिंबिसारा का खून किया था थ्रोन के लिए, और उसके बाद इन्होंने फादर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड। हु वॉज द चीफ ऑफ वैशाली विथ होम अजात शत्रु फॉट। तो ये हैं चेतक। अजात शत्रु ने लड़ाई की थी अपने मैटरनल ग्रैंडफादर से, जिनका नाम है चेतक, और ये चीफ थे वैशाली के। और 16 साल तक ये जंग चलती है। उसके बाद अजात शत्रु सक्सीड हो जाते हैं इन ब्रेकिंग द माइट ऑफ वैशाली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स यूज्ड बाय अजात शत्रु। इसमें से कौन कौन से इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स हैं जो अजात शत्रु यूज़ किया करते थे? तो इनके डिफरेंट तरह के वेपन्स थे। फर्स्ट है इसमें से महाशिला कंटक। ये क्या चीज़ है? ये एक तरह का वॉर इंजन हुआ करता था जिसकी हेल्प से आप स्टोन्स को थ्रो कर सकते हैं। और सेकेंड है रथा मुसाला। ये क्या चीज़ है? ये एक चैरियट हुआ करता था विथ मेस फॉर मास किलिंग। ठीक है, तो दोनों ही इनके वेपन्स हुआ करते थे। आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। अजात शत्रु began fortification of राजगृह to meet the danger of invasion posed by which of the following kingdom। तो अजात शत्रु ने अपने कैपिटल राजगृह का फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया था ताकि जो इन्वेजन है रूलर ऑफ अवंती का वो ना होने पाए। और इसके पहले अवंती के रूलर ने वटाज ऑफ कौशाम्बी को भी हराया था। ठीक है, तो इसी डर की वजह से अजात शत्रु ने राजगृह का फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। बुद्धा डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। बुद्धा की डेथ किस किंग के एरा के टाइम होती है? तो बिंबिसारा तो इनके कंटेम्प्रेरी हो गए और इनकी डेथ होती है अजात शत्रु के टाइम पे। और उसके बाद अजात शत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। और अजात शत्रु किसके बेटे हैं? बिंबिसारा के। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यू मगध कैपिटल एट पाटलिपुत्र। तो ये हैं उदयन। उदयन ने रूल किया है इन अराउंड 460 BC टू 444 BC, और इन्होंने नई कैपिटल बनाई फिर बाद में पाटलिपुत्र की, जो कि मॉडर्न डे पटना आप कह सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे सिचुएटेड है ये? इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर्स। राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेरीली शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध टू वैशाली। तो ये हैं शिशुनाग। इन्होंने टेम्परेरी तौर पे कैपिटल ऑफ मगध को शिफ्ट कर दिया था वैशाली की तरफ, और शिशुनाग ने हराया था अवंती को, मतलब प्रद्योता डायनेस्टी को, और इसको फिर बाद में मगध का हिस्सा बना लिया था। और इसी के साथ जो 100 years ओल्ड राइवलरी थी बिटवीन मगध एंड अवंती वो भी खत्म हो गई। तो कौन से रूलर हैं जिन्होंने कैपिटल ऑफ मगध को वैशाली की तरफ टेम्पररी बेसिस पे शिफ्ट किया था? तो ये हैं शिशुनाग। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑल्सो नोन एज कका वर्ना। इसमें से किसको आप कका वर्ना के नाम से भी जानते हैं? तो ये हैं काल अशोका, जो कि सन और सक्सेसर हैं शिशुनाग के। ठीक है, इनको हम कका वर्ना भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पुरानाज। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने कराई थी वैशाली में। राइट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा काल अशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई थी? अशोका ने। और फोर्थ कराई थी कनिष्का ने। राइट, तो इसी के साथ हमने ये मगध एम्पायर आज देख लिया। और कल का टॉपिक हमारा रहेगा इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। किस तरह से अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया इंडिया को, या फिर उससे कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो हम देखेंगे कल। ठीक है, तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी बेनिफिट कर रही होगी। प्लीज़ अपना रिव्यू कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सबके लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है, क्योंकि साथ ही आप मॉक टेस्ट भी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते रहिए। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक कि थियोरी और एमसीक्यूज करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी किसी भी टॉपिक में। तो अब तक जितने भी टॉपिक हम कर चुके हैं, जितने चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, उनको आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर हमें बताइएगा। तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।
Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Sahadsana signing off.